हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं शिवांशु कमल नामदेव और हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी 12th के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि है पौधों में या पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। हम अभी तक बात कर चुके हैं युग्मकों के निर्माण के बारे में और युग्मकों के स्थानांतरण के बारे में। जब युग्मकों का स्थानांतरण नर से मादा अंग की तरफ हो जाता है, तब उसके बाद उन दोनों के बीच में संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में, मतलब आवृतबीजी पौधों के बारे में जब हम बात करते हैं, तब हम इस निषेचन को द्विनिषेचन की संज्ञा देते हैं, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। तो मतलब क्या है द्विनिषेचन का या डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर निषेचन की प्रक्रिया एक नहीं बल्कि दो बार होती है। दो बार निषेचन की प्रक्रिया होगी, मतलब दो तरह की मेल कोशिकाएं होंगी या मतलब नर कोशिकाएं होंगी और दो तरह की मादा कोशिकाएं होंगी। एक नर कोशिका मिलेगी मादा से तो एक बार निषेचन, और दूसरी बार जब उनके बीच में संलयन होगा तो दूसरा निषेचन होगा। इन दोनों ही निषेचन के बाद अलग अलग तरह की संरचनाएं बनती हैं, जो आगे जाकर एक नए पौधे के निर्माण में सहायक हैं। तो यहां पर देखते हैं कि किस तरह से निषेचन होता है। हमने बात की कि दो तरह के नर युग्मक होते हैं, दोनों की साइज में बहुत अंतर होता है, दोनों का जो आकार है वो अलग होता है। एक जो नर युग्मक है ये बहुत बड़ा होगा और एक है जो बहुत छोटा होगा। ठीक है, हमने बात की थी कि जो परागनलिका होती है उसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है और वो फिर वर्तिका से होते हुए अंडाशय की तरफ नीचे से पहुंचते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक पॉलन ग्रेन बना हुआ है, मतलब परागकण की संरचना है जो परागनलिका के द्वारा नीचे की तरफ गति कर रही है और नीचे की तरफ पहुंचते हुए ये कहां पहुंच जाएगी? बीजांड के अंदर पहुंच जाएगी, जहां पर निषेचन की प्रक्रिया भ्रूण कोश के अंदर होती है। तो दो तरह के नर युग्मक है यहां पर। अब इन दोनों की विशेषता क्या है? जो बड़ा नर युग्मक है ये एक मादा युग्मक से जुड़ेगा, या हमने जिसे कहा था ध्रुवीय केंद्रक, हमने जिसे कहा था पोलर न्यूक्लियाई। भ्रूण कोश के अंदर भीतर की तरफ अगर आप देखेंगे तो दो केंद्रक होते हैं जिनको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। दोनों के दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं? एक द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। ठीक है, दो तरह की कोशिकाएं हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई है, दोनों जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? द्वितीयक केंद्रक बनाएंगे। कैसे? मतलब एन और एन की दो स्टेज रहती हैं यहां पर अंदर की तरफ। तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई मतलब ध्रुवीय केंद्रक हैं, ये दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? द्वितीयक केंद्रक बनाएंगे, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी? द्विगुणित होगी। ठीक है, तो इस द्विगुणित केंद्रक के साथ एक नर युग्मक जुड़ जाता है जो कि आकार में बड़ा होता है और ये आगे जाकर एक संरचना का निर्माण करते हैं जो कि त्रिगुणित होती है। सीधी सी बात है, जब द्विगुणित और अगुणित केंद्रक मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? त्रिगुणित संरचना बनाते हैं। इस त्रिगुणित संरचना को या इस ट्रिप्लॉइड संरचना को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जब पहली बार निषेचन होता है, और आपको एक चीज और बता दें कि सबसे पहला निषेचन यही होता है, मतलब सबसे पहले भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण ही होगा, द्वितीयक भ्रूण या तृतीयक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण, क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियर या कह सकते हैं कि त्रिगुणित संरचना ये बना लेती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम इसीलिए क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, आगे जो भी ये संरचना निर्मित करेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भ्रूण के विकास के दृष्टिकोण से, क्योंकि यह वो संरचना है जो आगे चलकर भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करती है। वो भ्रूण जो कि आगे चलकर विकसित होकर प्लांट बनाएगा या पौधा बनाएगा नया, उसके लिए पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? भ्रूणपोष। अभी जो आप देख रहे हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये धीरे धीरे विकास की अवस्थाओं से गुजरेगा और एक परिपक्व भ्रूणपोष बनाएगा। एक परिपक्व भ्रूणपोष जो कि सक्षम है पूरे भ्रूण को पोषण प्रदान करने में, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। हर एक पौधे में ये होती है, मतलब हर एक आवृतबीजी पौधे का ये अनिवार्य लक्षण है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा है? द्विनिषेचन की संज्ञा दी है, और हम बात कर रहे हैं ये आवृतबीजी पौधों के बारे में। अब जो दूसरा नर युग्मक होता है वो साइज में छोटा होता है। ठीक है, और ये जाके जुड़ता है मुख्य कोशिका से। हमने कहा था कि जो भ्रूण कोश होता है अंदर की तरफ, बीजांड में जो भ्रूण कोश होता है, इसमें तीन तरह की कोशिकाएं होती हैं।
ठीक है। सबसे ऊपर की तरफ जो होती है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, जिन्हें कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स, जिनको कहा जाता है, ठीक है। बीच में होती है पोलर न्यूक्लियाई, अब जो आगे चल के जुड़ के भ्रूणपोष को बनाने का काम करेगी। और नीचे की तरफ होता है अंड उपकरण या एग एपरेटस, जिसे हम कहते हैं। यहां पर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। एक तो होती है सिनर्जिड, जो नीचे की तरफ होती हैं, दो कोशिकाएं सिनर्जिड होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं मतलब। और एक और कोशिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। वह कोशिका जो कि मुख्य मादा युग्मक का काम करती है और आगे जाकर भ्रूण बनाती है। तो ये यहां पर जो अंड कोशिका देख रहे हैं, इस अंड कोशिका से जुड़ने का काम कौन करता है, दो नर युग्मक में से सबसे छोटा वाला। देखिए यहां पर आप अगर देखें पोलन ग्रेन के अंदर दो तरह के युग्मक दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जो बड़ा है वो जुड़ के बना चुका है भ्रूणपोष, जो कि बचा हुआ है जो छोटा है वो बनाएगा अब क्या, अंड कोशिका से जुड़ेगा और युग्मनज का निर्माण करेगा। जो अंड कोशिका है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये अर्धसूत्री जनन के कारण बनती है। अर्धसूत्री जनन के कारण बनने से यह प्रकृति में कैसी होती है, आगुणित होती है। और इसी तरह से जो दूसरा नर युग्मक आता है यह भी आगुणित होता है। जब दो आगुणित संरचनाएं आपस में आकर मिलती हैं तो एक नई द्विगुणित संरचना बनाती है, जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। युग्मनज की खासियत यह है कि यह जीवन की पहली जीवित कोशिका है, या कह सकते हैं जीवन की पहली कोशिका है जहां से नई लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है। हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मनज निर्माण कहते हैं, युग्मनज निर्माण या जाइगोट फॉर्मेशन इसे हम कहते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है सिनगेमी या संलयन, इसे हम कहते हैं। यहां पर आप मादा जनन अंग की संरचना देख रहे हैं, जहां पर सबसे शीर्ष भाग पर वर्तिकाग्र पाया जाता है। इस वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित हुआ है और इसने अंकुरित होकर एक नलिका का निर्माण किया है, जिसे कहते हैं पराग नलिका। इस पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक पाए जाते हैं और ये धीरे धीरे गति करते हुए पहुंचते हैं बीजांड की तरफ। ये बीजांड पर सहायक कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। सहायक कोशिकाएं इनको मार्ग प्रदान करती हैं ताकि ये भ्रूण कोश में अंदर की तरफ पहुंच सके, ठीक है। तो यहां से ये पहुंचेंगे अंदर की तरफ नर केंद्रक और इसके कोशिका द्रव्य में अंदर की तरफ पहुंच जाएंगे भ्रूण कोश में, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, दो बार निषेचन होता है। दो तरह के केंद्रक होते हैं, एक बड़ा केंद्रक होता है और एक छोटा सा केंद्रक होता है। तो सबसे पहले जो बड़ा केंद्रक है ये ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलेगा। जो बीच में संरचना होती है ना, दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो बाद में मिलकर क्या बना लेते हैं, द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं। इस द्वितीयक केंद्रक के साथ ये बड़ा नर केंद्रक मिलेगा और क्या बनाएगा, तृतीयक संरचना बनाएगा या त्रिगुणित संरचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष केंद्रक या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चलकर भ्रूणपोष के तौर पर विकसित होता है और भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है। इसके बाद जो दूसरा केंद्रक बचा है, जो छोटा नर केंद्रक बचा है, ये मुख्य केंद्रक होता है जो आगे चलकर युग्मनज का निर्माण करता है। ये मिलता है अंड कोशिका के साथ और बनाता है द्विगुणित युग्मनज, जो कि जीवन की पहली कोशिका होती है। ये आगे चलकर भ्रूण के तौर पर विकसित होती है और एक नए पौधे को जन्म देने का काम करती है, ठीक है। फिर आगे की तरफ हम जैसे ही गति करते हैं तो यहां पर आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं जहां पर वही सारी स्टेजेस एनलार्ज्ड फॉर्म में है। तो यहां पर आप संरचना देख रहे हैं, अंदर की तरफ बात की गई है भ्रूण कोश की। तीन तरह की कोशिका है, प्रतिव्यासांत, ध्रुवीय कोशिकाएं और अंड कोशिका। और नीचे की तरफ सहायक कोशिकाएं हैं जहां से पराग नलिका विकसित होती हुई अंदर की तरफ जाती है। अब आप यहां देख रहे हैं कि पराग नलिका में से दो नर केंद्रक रिलीज हुए हैं। तो एक नर केंद्रक पहुंच गया है ध्रुवीय कोशिकाओं के पास या पोलर न्यूक्लियस के पास पहुंच गया है, और एक रह गया है जो कहां पहुंचेगा, अंड कोशिका के पास। अब दोनों जगह पर निषेचन होगा। पहले जो निषेचन होगा उससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, जिसकी संरचना होती है त्रिगुणित और आगे चलकर भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। जो दूसरा निषेचन होता है ये अंड कोशिका के साथ होता है और यहां से बनता है युग्मनज, जिसे हम कहते हैं जाइगोट, और ये द्विगुणित संरचना होती है और इस तरह से ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की ये प्रक्रिया होने के बाद क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन की ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद भ्रूणपोष
और भ्रूण दोनों निर्मित होंगे। दोनों साथ में जब मिल जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, ये पूरी तरह परिपक्व होकर बीज बनाता है। बीज के चारों तरफ फल का निर्माण होता है और इसके अंकुरण होने के बाद एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर वो है महत्व। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द्विनिषेचन के महत्व के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन, अभी तक हम जो नॉर्मली सुनते आए हैं वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब एक बार निषेचन होता है, यहाँ पर 2 बार निषेचन हुआ है। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व ये है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसे कहा जाता है भ्रूणपोष। अगर आप मानव की बात करें या किसी दूसरे जीव की बात करें तो उसके लिए पोषण प्रदान करने के लिए कौन है, जो मात्र कोशिकाएं हैं या जो मदर बॉडी होती है वो उसके लिए पोषण प्रदान करेगी। लेकिन यहाँ ऐसी कोई संरचना आपको खासतौर पर नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए डेवलपिंग एम्ब्रियो जो विकसित विकासशील भ्रूण है उसकी पोषण आवश्यकताएं हैं और उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर एक नई संरचना विकसित होती है जिसे कहते हैं भ्रूणपोष। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन बन चुका है, इस तरह का संबंध स्थापित हो चुका है भ्रूणपोष और भ्रूण के बीच में कि जब तक भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है तब तक भ्रूण निर्माण प्रारंभ नहीं होगा। जैसा कि हमने पहले बात की ही है कि सबसे पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा, फिर इसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, मतलब भ्रूण का विकास होगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले भ्रूणपोष निर्माण होगा, फिर भ्रूण निर्माण होगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज फॉलोड बाय एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। फिर इसके बाद जीवनक्षम बीज निर्माण हेतु द्विनिषेचन आवश्यक। जैसा कि आप देखते हैं कि जो भी फल है उसके अंदर कई सारे बीज हैं और जो बीज हैं उनको हम स्टोर संग्रहित करके भी रखते हैं, बहुत समय तक रखे रहते हैं। तो उनके पास ऐसी क्या संरचना है कि वो बहुत समय तक पड़े रहते हैं। अगर वो जब तक उनको वातावरणीय परिस्थितियां ना मिले, उपयुक्त जल ना मिले, तापमान ना मिले या मृदा ना मिले तो वो अंकुरित नहीं होते हैं लेकिन खराब भी नहीं होते हैं। तो उनके अंदर जो संरचनाएं हैं ये भ्रूणपोष के रूप में जो द्विनिषेचन के कारण आई है वो उसको मदद करती है कि जब तक अंकुरण की परिस्थितियां नहीं आती हैं तब तक वो अपना अस्तित्व बनाकर रख सके। तो ये द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंजियोस्पर्मिक या आवृत बीजी पौधों में। ठीक है, फिर इसके बाद निषेचन पश्चात संरचनाएं व घटनाएं। तो निषेचन के बाद क्या होता है, सारी क्रमिक प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है भ्रूणपोष, जो कि आप देख ही चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहली जो संरचना है वह है भ्रूणपोष। इसके निर्मित हो जाने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये दोनों जब परिपक्व होकर एक संरचना बना लेते हैं तब वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। और बीज के बाद निर्माण होता है फल का। तो ये संरचनाएं हैं जो कि निषेचन के बाद निर्मित होती हैं। सबसे पहले भ्रूणपोष, भ्रूण और पूरा जो मतलब मादा जनन अंग है इसकी संरचनाओं में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से बीज निर्माण होता है और बीज के बाद फल का निर्माण उसके चारों तरफ होता है। तो हम इनमें से एक एक करके सबकी बात करेंगे और हम सबसे पहले अभी बात कर रहे हैं भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म के बारे में, जो कि विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो जैसा कि हम अभी बात कर ही चुके हैं, यह एक पोषक ऊतक है और जब द्विनिषेचन हुआ था तो हमने बात की थी कि ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PEN। और ये PEN विकसित होकर परिपक्व भ्रूणपोष बनाता है। तो यहाँ परिपक्वन का मतलब क्या है, ये आकार में वृद्धि करता है और ये आकार में जो वृद्धि है वो समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होती है। मतलब इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर बहुत बड़ा ग्रुप बनाएंगी कोशिकाओं का। अब इसके लिए बहुत सारी कोशिकाएं बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भ्रूण के लिए पोषण प्रदान कर रहा है। सीधी सी बात है, इसके पास खुद तो बेस होना चाहिए तब ये किसी दूसरे बॉडी के लिए नॉरिशमेंट दे पाएगा या पोषण दे पाएगा। तो यहाँ पर PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होता है या कह सकते हैं भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आप यहाँ पर एक संरचना देख पा रहे हैं जहां पर जो ग्रीन पार्ट है ये पूरा एम्ब्रियो को डिफाइन करता है। इसके अलावा
जो अंदर की तरफ येलो पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा फूड स्टोर है। फूड स्टोर मतलब भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म, जो कि उसके लिए पोषण प्रदान करने का काम कर रहा है। फिर इसके बाद हम बात करें अगर कि भ्रूणपोष किस तरह से विकसित होता है, तो अलग अलग पौधों में भ्रूणपोष के विकास के लिए अलग अलग तरह की विधियां विकसित कर ली गई हैं। मेनली मुख्यतः 3 तरह के भ्रूणपोष आप देख सकते हैं अलग अलग पौधों के अंदर, और कोशिका विभाजन के आधार पर ये तीनों टाइप आप देख रहे हैं। सबसे पहला है मुक्त केंद्रकीय, जिसे कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड है कोशिकीय भ्रूणपोष या सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और सबसे लास्ट वाला है हेलोबियल भ्रूणपोष या हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो इन तीनों की खासियत क्या है, आप एक बात देख चुके हैं कि जो कोशिका विभाजन होता है, आपने इसमें 2 स्टेप पढ़े होंगे। एक होता है केंद्रक विभाजन, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन, और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, जब कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है तो 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं, जबकि केंद्रक विभाजन में सिर्फ केंद्रकों का विभाजन होता है, यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरुआत में नहीं होता है। तो इसी के बेसिस पर सबसे पहला जो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है, यहाँ पर जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है मतलब PEN, ये लगातार विकास करेगा, लगातार विभाजन करेगा, लेकिन जो इसके विभाजन है ये केंद्रक विभाजन होंगे। मतलब एक केंद्रक से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, और इसी तरह से ये गति चलती रहेगी। लेकिन इन विभाजनों के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। बहुत सारे केंद्रक आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आप यहाँ नीचे की तरफ देखें कि पूरे के पूरे जो केंद्रक हैं मुक्त केंद्रकीय हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की आपको कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति नहीं दिखाई देगी, सब एक दूसरे के संपर्क, सीधे संपर्क में है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, लेकिन ये बाद में होता है जब पूरे केंद्रक विभाजित हो सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, जितने वो हो सकते हैं, वो विभाजन हो जाने के बाद एक बार में ही कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, और ये सभी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष निर्माण है, इसे हम क्या कहते हैं, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें कोशिकीय भ्रूणपोष की या सेल्यूलर एंडोस्पर्म की बात करें, तो यहां पर केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों साथ साथ होते हैं। मतलब एक कोशिका में 2 केंद्रक निर्मित हुए, तो इन 2 केंद्रकों के निर्मित हो जाने के बाद कोशिका भित्ति भी तुरंत ही निर्मित हो जाएगी, और उन दोनों का कोशिका द्रव्य अलग हो जाएगा। अब उन कोशिकाओं में फिर से केंद्रक विभाजन होगा और फिर से कोशिका द्रव्य का विभाजन तुरंत हो जाएगा। मतलब सेल पूरी की पूरी तुरंत बनती चली जाएगी। यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि सारे जो केंद्रक हैं एक दूसरे से एक भित्ति के द्वारा अलग है। उस भित्ति को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। सभी केंद्रक यहां पर अलग अलग आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह का जो भ्रूणपोष होता है वो क्या कहलाता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहलाता है या कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। सबसे जो लास्ट वाला है जिसे हम कहते हैं हेलोबियल भ्रूणपोष, इसकी खासियत ये है कि यहां पर दोनों तरह के विभाजन पाए जाते हैं। इसका एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पर पूरी तरह से मुक्त केंद्रकीय कोशिका विभाजन होता है, और एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पर पूरी तरह से कोशिकीय विभाजन होता है। ठीक है, तो यहां पर आप जैसे देख रहे हैं ऊपर की तरफ इसमें जो भाग है वो मुक्त केंद्रकीय कोशिका विभाजन को प्रदर्शित कर रहा है, जहां पर सारे के सारे केंद्रक एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में है शुरुआती अवस्थाओं में। जबकि आप दूसरा जो भाग देखेंगे, नीचे वाला भाग होता है, लगभग ये लोअर पार्ट होता है एंडोस्पर्म का, यहां पर केंद्रक विभाजित होंगे, और केंद्रक के विभाजित होते जाने के साथ ही कोशिका द्रव्य विभाजन भी होता जाएगा, जैसे जैसे कोशिका झिल्ली बनती जाएगी या कोशिका भित्ति बनती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह के एंडोस्पर्म आप देख रहे हैं जो अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका विकास कैसे होता है, तो सबसे फर्स्ट जो आप देख रहे हैं वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब मुक्त केंद्रकीय जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जिसे हम कहते हैं PEN। ये वही संरचना है जो निषेचन के बाद बनी है। इसमें सबसे पहला जो समसूत्री विभाजन होगा, इसकी वजह से 2 केंद्रक बनेंगे, और ये आगे की तरफ गति करते हुए इसी तरह से बहुत सारे केंद्रक बनाते जाएंगे, और अंत में इनके बीच में विभाजन होगा कोशिका द्रव्य का, और कुछ इस तरह की संरचना ये आगे चलकर
विकसित करेंगे। लेकिन शुरुआती संरचनाओं में यहाँ पर सिर्फ केंद्रक का ही विभाजन होता है। अगर इसके उदाहरणों की बात करी जाए तो यहाँ पर धतूरा और पिटूनिया, मतलब डेट्यूरा स्ट्रामोनियम इसका साइंटिफिक नेम है, और इसके साथ ही एक पिटूनिया जो पौधा है ये भी केंद्रकीय विभाजन या केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कोशिकीय भ्रूणपोष, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है या PEN है, ये समसूत्री कोशिका विभाजन करेगा और केंद्रकों का विभाजन होगा। लेकिन इन केंद्रकों के विभाजन के तुरंत बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इस कोशिका भित्ति के निर्माण के कारण दोनों केंद्रक और दोनों का कोशिका द्रव्य बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। इसी तरह की संरचना आगे जारी रहती है और कुछ इस तरह जालिकाकार पूरी संरचनाएं बन जाती हैं, क्योंकि उनके बीच में भित्तियों का निर्माण होता जा रहा है, इसलिए कोष्ठ जैसी संरचनाएं यहाँ पर बनती जाएंगी। जो इसका उदाहरण है वो सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, इसका एक उदाहरण है। फिर इसके बाद हेलोबियल की बात करें, जैसे कि हम देख ही चुके हैं, हेलोबियल में दोनों तरह के कोशिका विभाजन आपको दिखाई देंगे। एक हिस्से में मुक्त केंद्रकीय कोशिका विभाजन और दूसरे हिस्से में कोशिकीय विभाजन दिखाई देता है। तो सबसे पहले जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये समसूत्री विभाजन करेगा और दो तरह की कोशिका बनाएगा। एक कोशिका जो होती है बड़ी है और दूसरी कोशिका छोटी होती है। जो ऊपरी वाली कोशिका है, या कह सकते हो आप कि जो माइक्रोपाइलर एंड वाली कोशिका है वो बड़ी होती है साइज में, और जो नीचे वाली कोशिका है चैलेजल एंड की, ये छोटी सी होती है। अब जो नीचे वाली कोशिका है या चैलेजल एंड की कोशिका है, यहाँ पर विभाजन होंगे, और विभाजन कैसे होते हैं? कोशिका द्रव्यीय विभाजन, जहां पर कोशिका द्रव्य भी तुरंत विभाजित होता चला जाता है। जबकि जो ऊपर वाली सतह आप देख रहे हैं या ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं, यहाँ पर मुक्त केंद्रकीय कोशिका विभाजन है, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, और जब पूरी तरह से विभाजन हो जाएगा तब इनके बीच में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसका जो उदाहरण है, कुछ एक बीजपत्रीय पौधे होते हैं जहां पर इस तरह का विभाजन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें इन भ्रूणपोषों की, तो ये भ्रूणपोष भी दो तरह के होते हैं। अब कैसे? हम तो अभी 3 के बारे में बात करके आए हैं, तो हमने जो अभी 3 तरह के भ्रूणपोषों की बात की है वो संरचना के आधार पर है कि वो किस तरह से विकसित होते हैं। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं परिपक्वन अवधि के बारे में, बीज की परिपक्वन अवधि के बारे में। वो इस तरह से कि भ्रूणपोष का उपयोग कब तक होगा, तो इस आधार पर कुछ बीज ऐसे होते हैं या कुछ भ्रूण ऐसे होते हैं जहां पर, या कुछ बीज ऐसे होते हैं जहां पर भ्रूणपोष पहले ही खत्म हो जाता है, मतलब बीज का अंकुरण नहीं हो पाया है और इसके पहले ही भ्रूणपोष पूरी तरह से खत्म कर लिया जाएगा भ्रूण के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में अंकुरण के लिए मदद कौन करेगा? क्योंकि ये तो पहले ही खत्म कर चुका है ना भ्रूणपोष को। अब इसको अंकुरित होना होगा तो तब भी कुछ जरूरत होगी खाद्य पदार्थों की, क्योंकि तुरंत तो प्रकाश संश्लेषण ये करने से रहा, विकसित ही नहीं है क्योंकि। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संरचनाएं होंगी? यहाँ पर विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं बीजपत्र। आगे इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ऐसे बीज जहां पर परिपक्वन से पहले ही भ्रूणपोष का दोहन हो जाता है, वहां पर बीजपत्र आगे चलकर पोषण देने का काम करते हैं। तो जहां पर भ्रूणपोष पहले ही खत्म हो जाता है उसका एग्जाम्पल क्या है? मटर, जिसे हम कहते हैं पाइसम सटाइवम, और इसके बाद ग्राउंडनट या मूंगफली इसके उदाहरण है। अगर हम बात करें दूसरे तरह के बीजों के बारे में, तो यहाँ पर भ्रूणपोष भ्रूण निर्माण के दौरान तो है ही, इसके इतर ये बीज अंकुरण के समय तक साथ में रहता है और पोषण प्रोवाइड कराने का काम करता है। इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो एक है अरंड और एक है नारियल। अब इन दोनों के अलग अलग नाम भी हैं। जो यहाँ पर हमेशा पोषण प्रोवाइड कराएगा वो क्या कहलाएगा? एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? गैर एल्ब्यूमिनस, या कह सकते हो कि एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। जहां एंडोस्पर्म खत्म हो जाए वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, और जहां पर एंडोस्पर्म लास्ट तक परसिस्ट करता है या बचा रहता है अंकुरण के समय तक, तो वो क्या कहलाता है? एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। ठीक है, जब हम बीजों के बारे में बात करेंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।